नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं इंडिया राइज मीडिया और मैं हूं आपके साथ ऋषभ मौर्य ऋषि। और आज हम आपको रूबरू कराने जा रहे हैं बरहज के एक ऐसे शख्सियत से जिन्होंने एक अच्छे विपक्ष की भूमिका निभाई है। इनका नाम है अमरेंद्र गुप्ता। तो सबसे पहले हम इनसे ये जानेंगे कि ये अपने बारे में कुछ बताएं, जिससे हमारे दर्शक, जो भी नए दर्शक होंगे, वो इनको अच्छे से जान सकें। और आप अपनी बात बताइए। मेरा जीवन तो खुली किताब है जी। और कहाँ से बताऊं और कहाँ अंत करूं ये मुझे खुद ही नहीं पता है। बरहज के लोग, सभी लोग जानते हैं, क्षेत्र के लोग जानते हैं और बरहज के लोगों के लिए मैं जीता हूं, बरहज के लोगों के लिए मैं चलता हूं जी। बरहज के लोगों के लिए मैं कार्य करता हूं। यही मेरी पहचान है। बरहज में कौन कौन से काम में आपका योगदान रहा है? बरहज के जो भी जन समस्याएं रही है उसको मैंने प्रमुखता से उचित मंच पर उठाया है। अच्छा। अब ऐसे तो बहुत से मामले रहे हैं, अब वो तो मुझे याद नहीं है, कहाँ तक गिनाऊं मुझे खुद ही नहीं याद है। लेकिन फिर भी आपने पूछा है तो कुछ याद है, जो चूँकि लगभग 25-30 साल कंटिन्यू सामाजिक जीवन में रहना और हर चीज़ याद करना संभव नहीं है। और अच्छा, जब आपने योगदान दिया तो आप किसी पद पे थे कि नहीं थे? नहीं, किसी पद पर तो मैं नहीं रहा हूँ और कोई सरकारी पद पर नहीं रहा हूँ। अब जैसे बरहज में सबसे बड़ी समस्या यहाँ पर रसोई गैस की किल्लत थी जी। और यहाँ की जो लोकल गैस एजेंसी एक अकेली ही थी और काफ़ी मनमाने ढंग से वो काम करती थी और यहाँ की जनता उस गैस एजेंसी से काफ़ी त्रस्त थी जी। उस समय की बात है। आज तो वो खैर ठीक हो गए हैं। वो गैस के लिए लंबी लाइनें लगती थी कांग्रेस की गवर्नमेंट में और काफ़ी धांधली होता था और बरहज की जो रसोई गैस के उपभोक्ता थे वो काफ़ी उत्पीड़ित होते थे। अक्सर मामले मेरे पास आते थे और मैंने कांग्रेस सरकार में रसोई गैस की किल्लत को दूर करने के लिए आंदोलन खड़ा किया और उस आंदोलन में एक हिस्सा ये भी रहा कि यहाँ की गैस एजेंसी को मुझे सीज करवाना पड़ा। अच्छा। और सीज करवाना पड़ा और सीज करने के बाद आपने कांग्रेस सरकार के खिलाफ ये किया, तो आप उस समय किसी भी पद पे तो रहे होंगे ना? भारतीय जनता पार्टी का एक सामान्य कार्यकर्ता मैं रहा हूँ। अच्छा, कार्यकर्ता के नाते आपने? बिल्कुल। और मेरी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी थी कि अगर मैं बरहज का हूँ, लोगों के लिए समस्याओं को लड़ने के लिए मुझे आना चाहिए। नहीं कोई आया तो मैंने सशक्त विपक्ष की भूमिका निभाया। जी, ठीक है। अमरेंद्र गुप्ता जी, आपको हमने देखा है, आप अखबारों के सुर्खियों में, वीडियोस में आपने एक व्यक्ति का विरोध किया है, अवैध बालू खनन को लेकर, या फिर घाटों का जो निर्माण हुआ है उसको लेकर, या फिर जो भी सरयू नदी के जो रुख मोड़ा गया है उसको लेकर। आपने एक ही व्यक्ति को टारगेट किया है, वो अजीत जायसवाल है। तो क्या आपकी कोई निजी दुश्मनी है क्या उनसे कि आपने उनको टारगेट किया है? क्या आपके पास उनका कोई प्रूफ था जिसमें आपने विरोध किया? जहाँ तक अजीत जायसवाल जी की बात है, मेरी उनसे कोई निजी दुश्मनी नहीं। आज भी वो मिलते हैं, हम दोनों लोग बहुत अच्छे से मिलते हैं जी। हमारा उनका राजनीतिक विरोध सिद्धांतों की लड़ाई है। उन्होंने अपने कार्यकाल में अकूत भ्रष्टाचार किया और जहां तक सबूत की बात है तो सबूत अगर नहीं होता तो वो बर्खास्त नहीं किए होते। भाजपा सरकार में आदरणीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी की गवर्नमेंट ने उन्हें बर्खास्त किया। पूरे पुख्ता सबूत मिले, सबूत के आधार पर सरकार ने कार्रवाई किया और वो बर्खास्त हुए। और जहाँ तक सरयू नदी की धारा मुड़ने और अवैध बालू खनन का प्रकरण है, तो अवैध बालू खनन के प्रकरण में तो अभी कल ही सीबीआई बरहज में डेरा डाली है और अवैध बालू खनन की ही देन है कि सरयू नदी बरहज से काफी दूर दक्षिणी छोर पर चली गई है, जिससे यहाँ की जनता को सरयू नदी में स्नान करने के लिए, अपने धार्मिक पूजन पाठ के लिए काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। वह सबसे बड़ा कारण है कि अवैध बालू खनन, और अवैध बालू खनन पूर्व चेयरमैन अजीत जायसवाल के कार्यकाल में कराए गए। बिना खनिज विभाग से अनुमति लिए उन्होंने करोड़ों रुपए का बालू बेचा और नदी की धारा मुड़ने के नाम पर बालू का खनन करवाया और बालू को बेच डाला। आज उसी मामले में इनसे पूछताछ हो रही है और सीबीआई कई दिनों से देवरिया जनपद ही नहीं बरहज में भी आकर के डेरा डाली है और सीबीआई का शिकंजा दिन प्रतिदिन बरहज में अवैध बालू खनन करने वाले पूर्व चेयरमैन के खिलाफ उनके ऊपर शिकंजा कसता जा रहा है। कार्रवाई निश्चित होगी। ये घटनाक्रम हुए कई साल हो गए, लगभग 5 साल हो गए, लेकिन अभी तक इसकी अच्छी से जांच नहीं हुई है। कहीं ना कहीं कुछ कमी होगी या फिर वो ठीक होंगे तभी ये कुछ नहीं हो रहा है उनके ऊपर? नहीं, ऐसी बात नहीं है। सीबीआई कभी भी कोई कार्रवाई करती है तो जब तक वो एकदम पुख्ता सबूत उसको नहीं मिल जाता है तब तक कोई कार्रवाई
नहीं करती है। और चूंकि अवैध बालू खनन का मामला पूरे प्रदेश का रहा है, हाईकोर्ट के आर्डर पर हो रहा है, तो पूरे प्रदेश में बहुत से जिलों में हुआ, उस तरह के देवरिया जनपद में भी हुआ था, और देवरिया जनपद में फिर घाघरा नदी, सरजू नदी में भी हुआ, जिस पर हम लोगों ने सीबीआई को अवगत कराया था, और उस परिप्रेक्ष्य में काफी इंक्वायरी हुई और मामले पकड़े गए। और सबूत के तौर पर अजीत जायसवाल जी ने अकाउंट से, अपने खाते से जो है रिश्वत की पैसा, जिसने बालू का खनन कराया, जिस ठेकेदार ने किया, जिसको नगर पालिका से भी पेमेंट दिया गया था बालू खनन के नाम पर, उससे पेमेंट लिए वो चेक भी पकड़े गए। तो ऐसा नहीं है, सबूत मिले हैं, और अभी बहुत से लोग, बड़ी कार्रवाई होनी है, बहुत से मामले हैं, और जब तक सीबीआई पूरे ठोस और पुख्ता सबूत नहीं इकट्ठा कर लेती, तब तक कोई कार्रवाई नहीं करती है, और धीरे धीरे शिकंजा कसता जा रहा है। जी ठीक है। देखिए, आपसे हमने सवाल इसलिए पूछा था, उस समय अजीत जायसवाल जी विपक्ष में थे, निर्दलीय चुनाव लड़े थे, और आप भाजपा के कार्यकर्ता थे। इसी कारण आपने विपक्ष के अच्छी भूमिका निभाई। लेकिन उनके कार्यकाल के बाद और भी अन्य जैसे बसपा के उम्मीदवार भी आए, उमेश सिंह थे, तो उनके कार्यकाल में आप कहीं विरोध करते हुए नजर नहीं आए। जैसे ये गौरा का जो सड़क बना है, वो 1 साल भी नहीं हुए लगभग, वो टूट गई है। और ये जो गौशाला बना है, कभी आप गए हैं गौशाला में, देखे हैं कभी पशुओं को अच्छा चारा दिया जाता है कि नहीं दिया जाता है, क्या उनका पेट भरता है कि नहीं भरता है? तो आप इसके बारे में क्या कहेंगे? देखिए, ये आरोप जो आपने मेरे ऊपर लगाया है, देखिए, ये आरोप नहीं लगाया है, आप एक पक्षीय होके मतलब विरोध कर रहे थे, इसलिए मैंने ये सवाल पूछा। ठीक है, मेरी भी बात सुनिए जी। देखिए, ऐसा नहीं है, इसके पूर्व में भी कई चेयरमैन रहे, और भारतीय जनता पार्टी विपक्ष की भूमिका में, उसके पूर्व वीरेंद्र गुप्ता जी भी बसपा से चेयरमैन रह चुके हैं। मैंने उनके कार्यकाल में भी बहुत जबरदस्त विरोध किया था उनके गलत कार्यों को लेकर के। तमाम वित्तीय अनियमितता हुई और तमाम व्यापारियों का उत्पीड़न हुआ। उनके कार्यकाल में अतिक्रमण हटाओ अभियान के नाम पर तमाम व्यापारियों की दुकानें उजाड़ दिए गए, घरों को उजाड़ दिए गए। तो उस समय तो कोई नहीं दिखा, उस समय तो सिर्फ अमरिंदर गुप्ता दिखे एक सशक्त भूमिका निभाने के लिए। और जहां तक इसके पूर्व रेणु जायसवाल जी भी थी, रेणु जायसवाल जी बीएसपी से चेयरमैन थी, उनके कार्यकाल में भी जो अनियमितता हुई उस पर भी हम लोगों ने धरना किया, प्रदर्शन किया, आंदोलन किया। और उमेश सिंह की जहां तक बात है, तो ऐसा नहीं है, नहीं। सुर्खियों में आप तब आए जब आपने अजीत जायसवाल का विरोध किया। बिल्कुल बिल्कुल। उमेश सिंह की जहां तक बात है, तो उमेश सिंह कार्यकाल तो पूरा ही नहीं कर पाए। शुरुआती दौर में अभी 1.5 साल ही हुआ था, और किसी को काम करने का मौका देना चाहिए। पहले उसकी अच्छाइयों बुराइयों को दीजिए। अभी जुम्मा कुर्सी पर ही बैठे और तुरंत हम विरोध शुरू कर दें तो नहीं। जब कोई ठोस सबूत मिले, जहां तक गौरा की सड़क की बात है, तो उस पर निश्चित रूप से मैंने एसडीएम को, मैं और सचिन सिंह सभासद हमारे साथी संघर्ष। इसलिए हमने पूछा था क्योंकि वो सड़क बनी है, कम से कम किसी भी सड़क का निर्माण होता है तो 1 साल तक चलना चाहिए, या फिर उससे भी कई मतलब चलना चाहिए, अच्छा चलना चाहिए। तक जी, चलना चाहिए, मिनिमम गारंटी 5 साल। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। वो सड़क मतलब कुछ ही महीनों में मतलब जगह जगह गड्ढे हो गए हैं, और कई जगह भी निर्माण भी नहीं हुआ है। इसलिए हमने पूछा। गौरा की जो सड़क है वो निश्चित रूप से वो गलत बनी थी, और उस मामले को लेकर के भी हम लोगों ने विरोध किया था। और मैं ही नहीं, मेरे साथी जो इस भ्रष्टाचार की मुहिम में मेरे साथ रहे हैं, सभासद सचिन सिंह जी, अजीत जायसवाल जी के खिलाफ भी हम लोग साथ में काम किए। वीरेंद्र गुप्ता जी पूर्व चेयरमैन बसपा से थे, उनके कार्यकाल में भी हम सचिन सिंह जी मंच पर खुलेआम उनका विरोध किए और उनकी गलत नीतियों का विरोध किए थे। हम और सचिन सिंह जी ने कई बार जिलाधिकारी को और शासन को भी अवगत कराया, और उसी की देन है कि आज भी उस ठेकेदार का पेमेंट रुका हुआ है। जी हाँ, ये अलग बात है कि सोशल मीडिया पर कम दिखा होगा, अखबार में कम दिखा होगा। ये तो आप लोग की से हम क्वेश्चन करते हैं कि आप लोग, अगर हमने कोई कंप्लेंट किया और आपको दिया, तो आपने उसको दिखाया क्यों नहीं, या प्रिंट मीडिया के लोगों ने छापा क्यों नहीं? हमने सोशल मीडिया, आप हमारा देख लीजिए, मैंने गौरा की सड़कों पर लिखा है। अब रह दूसरी बात कि उनके कार्यकाल में उस तरीके का विरोध क्यों नहीं हुआ। तो कोई भी व्यक्ति, अगर अजीत जायसवाल जी भी थे तो 3 साल मैंने उनको भी, लोग आधा कार्यकाल छोड़ते हैं, 24 महीने में मैं 30 महीने उनको टच नहीं किया था। 3 वर्ष तक उनके कार्यों को मैं देखता रहा, मूल्यांकन करता रहा। और जब मुझे लगा कि यह तो केवल विकास के नाम पर लूट मचा रहे हैं, जबकि इन्होंने अन्ना जी के आंदोलन की प्रेरणा लेकर के, अन्ना जी की टोपी लगा करके बरहज में वायदा किया था कि स्वच्छ पारदर्शी बरहज में सरकार देंगे और बरहज में एक भ्रष्टाचार मुक्त व्यवस्था देंगे, लेकिन ठीक उल्टा उनके कार्यकाल में हुआ और विकास के नाम पर लूट मचाई गई। पेयजल की बात थी, 24 घंटे उन्होंने पेयजल, ये बहुत ज्वलंत मुद्दा है। जी, हमने एक और सवाल पूछा था, गौशाला, उस पर क्या कहना है? नहीं, ये पेयजल की सुन लीजिए, गौशाला की भी आपको दे रहे हैं, आपने नहीं क्वेश्चन किया तब भी मैं आपको बता रहा हूँ। 24 घंटा उन्होंने जो है सोलर पंप के माध्यम से उन्होंने बरहज के नागरिकों को 24 घंटे पानी देने का वायदा किया, और 80 लाख रुपए की लागत से उन्होंने सोलर पंप लगवाया।
नगर पालिका, और 6 महीने भी नहीं बीते कि वो सोलर पंप बैठ गए और खत्म हो गए। जी विकास के नाम पर तो सबसे बड़ी लूट उन्होंने मचाई, तो विरोध उनका नहीं होगा तो किसका होगा जी। ये और रह गई कान्हा हाउस की बात, निश्चित रूप से आपका ये क्वेश्चन बहुत बढ़िया है। योगी जी का ये ड्रीम प्रोजेक्ट है और कान्हा हाउस में अगर कहीं कोई गड़बड़ी मिलती है तो निश्चित रूप से उस पर कार्रवाई कराई जाएगी। जी। आपके ऊपर गैंगस्टर का भी आरोप लगा है, उस पर क्या राय है आपकी? गैंगस्टर का आरोप लगा है, ये आरोप बरहज से लेकर खलीलाबाद तक लगा है, तो मतलब क्या क्या आपके ऊपर आरोप कैसे लग गया ये? गैंगस्टर एक्ट और रासुका भी मेरे ऊपर लगा था, तो रासुका गैंगस्टर एक्ट लगा तो मैंने। आप मुस्कुरा रहे हैं इस बात को सुनकर? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। गैंगस्टर रासुका एक्ट तो मैंने हिंदुत्व की रक्षा के लिए किया। अपने हिंदू भाइयों का मऊ में कत्लेआम हो रहा था, मुख्तार अंसारी ने दंगा करवाया था 2005 में, उस समय मेरे ऊपर गैंगस्टर की कार्रवाई हुई थी और रासुका की कार्रवाई हुई थी। और खलीलाबाद भी जहां तक बात है तो खलीलाबाद भी राम जन्मभूमि आंदोलन में मैं जुड़ा था, और वहां भी राम जन्मभूमि आंदोलन के दौरान हम लोग राम भक्त थे, और मुलायम सिंह की सरकार ने अयोध्या में जो है हिंदुओं पर जब गोली चलवाया था तो हम लोगों ने खलीलाबाद को भी बंद करवाया था। उस समय भी हमारी गिरफ्तारी हुई थी और मेरे ऊपर राष्ट्रीय सुरक्षा कानून की कार्रवाई हुई थी। और जहां तक गैंगस्टर रासुका की बात हो रही है, मुख्तार अंसारी से कोई आपका कुछ कनेक्शन था क्या? मुख्तार अंसारी से हमारे क्या कनेक्शन, यही था मुख्तार अंसारी से कि उनके गलत कामों का, उन्होंने हिंदुओं का कत्लेआम कराया और योगी जी की गिरफ्तारी हुई थी। उसके विरोध में हम लोगों ने बरहज को बंद किया, और बरहज को बंद जब किया तो बरहज में कुछ विवाद हुआ, बरहज में कर्फ्यू लगा, और अब मुलायम सिंह की सरकार ने तुष्टीकरण के नाते मेरे ऊपर गैंगस्टर की कार्रवाई की, रासुका लगाया और मेरी माँ और मेरी पत्नी को गिरफ्तार किया, मेरे घर को तोड़ा गया और हम लोग जेल के सखीचों में डाल दिए गए। और मैंने चोरी नहीं किया था, मैंने नकली शराब नहीं बेचा था अजीत जायसवाल की तरह, मैंने बालू का खनन नहीं किया था। उनके ऊपर अजीत जायसवाल बीच में, मैंने भाई साहब, मैंने कोई गलत तो नहीं है। गैंगस्टर तो उनके ऊपर लगना चाहिए, रास्ता उनके ऊपर नकली शराब के मामले में चेयरमैन रहते हुए नकली शराब बनाने के मामले में उनके ऊपर मुकदमा दर्ज हुआ था और गिरफ्तार हुए थे, जमानत पर छूटे थे। आपके पास ऊपर कार्रवाई अजीत जायसवाल का पूरा कच्चा चिट्ठा है? बिल्कुल, अगर आप गलत काम करेंगे तो किसी का कच्चा चिट्ठा मिल जाएगा। अच्छा। उन्होंने गलत काम किया, उन्होंने मौका दिया तभी ना मिला, जिसने मौका नहीं दिया उसको कहां से मिल पाएगा? इसमें तो आपकी निजी दुश्मनी लगती है? नहीं, मेरी तो कोई नहीं। अजीत भाई कहीं मिलते हैं, बड़े अच्छे से हम लोग दोनों भाई बात करते हैं। अच्छा। और सब लोग हंसते भी हैं, कहीं भी बैठते हैं, और ऐसा कुछ नहीं। हमारे उनके विचारों की लड़ाई है और बेहद हमारे उनके घरेलू संबंध हैं। वो भी हमारे घर पर आते जाते हैं, हम भी उनके घर पर आते जाते एक दूसरे का कुशल क्षेम भी पूछते हैं। अभी इस समय नगर निकाय का चुनाव हो रहा है, तो आपकी पत्नी भी दावेदार हैं भाजपा की तरफ से, वो भी चेयरमैन के लिए टिकट चाहती हैं, तो आपके क्या क्या मुद्दे हैं? मुद्दे तो बहुत से हैं, लेकिन सबसे पहले तो जो है जनता की मूलभूत समस्याओं का निराकरण होना चाहिए। और पहला काम तो, अगर पत्नी सबिता गुप्ता अगर बरहज की चेयरमैन बनती हैं और भारतीय जनता पार्टी उन्हें प्रत्याशी बनाता है और विजय मिलती है, तो सबसे पहले तो पूरे नगर पालिका को पहला जो है भ्रष्टाचार मुक्त व्यवस्था करने के लिए सारे प्रभावी कदम उठाए जाएंगे। जी, क्या गारंटी है कि आप भ्रष्टाचार नहीं करेंगे? हाँ, ये तो बिल्कुल आप सही बोल रहे हैं कि भ्रष्टाचार करेंगे या नहीं करेंगे, लेकिन अगर भ्रष्टाचार करेंगे तो हमारे सशक्त विपक्षी भी तो हैं, वो हमें छोड़ेंगे नहीं। जी, यही सबसे बड़ी बात है। जी, खैर ये तो मतलब जाहिर सी बात है, आपने विरोध किया है तो उनका भी हक बनता है। बिल्कुल बिल्कुल, अगर मैं गलत करूंगा तो निश्चित रूप से विरोध करने का अधिकार है सर। विपक्ष को, सशक्त विपक्ष की भूमिका वो निभाएं। और जहां तक नगर पालिका में भ्रष्टाचार मुक्त व्यवस्था तो की ही जाएगी। पूरी नगर पालिका को ऑनलाइन पेपरलेस किया जाएगा और नगर पालिका की एक वेबसाइट बनाएंगे हम। जी, ये अच्छी बात है, आपने अच्छा सोचा। आज तक नगर पालिका का वेबसाइट नहीं बनाया जिससे डिजिटलाइजेशन के थ्रू हम बरहज के बारे में हर चीज जान सके, तो ये आपने अच्छा सोचा। हाँ, पूरी ऑनलाइन व्यवस्था हम करेंगे और किसी को कोई समस्या कोई कंप्लेंट दर्ज करानी हो, किसी का नाली जाम हो, कहीं सड़क की हो, पथ प्रकाश की व्यवस्था हो, तो उसको नगर पालिका में चक्कर न लगाना पड़े, ऑनलाइन वो कंप्लेंट करेगा। और एक कॉल सेंटर भी हम टोल फ्री नंबर भी रखेंगे और उस कॉल सेंटर के माध्यम से उसकी समस्याओं का प्राथमिकता के आधार पर निराकरण होगा। दूसरी यहाँ पर सबसे बड़ी समस्या जल निकासी की है। सरजू नदी भी प्रदूषित हो रहा है। हमारी पत्नी ने हाईकोर्ट गई थी अजीत जी के ही कार्यकाल में, मैं उनसे ही क्वेश्चन करना चाहता हूँ, अच्छा, अजीत भाई से, कि सरजू नदी पर एसटीपी के लिए सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट लगाने के लिए हाईकोर्ट हो गई थी कि ये जो नाले बनाए जा रहे हैं सीधे सरजू नदी में प्रदूषित जल जाता है, और उस पर हाईकोर्ट से डायरेक्शन भी नगर पालिका और चेयरमैन को हुआ था और हम लोगों ने किया। ये सवाल हमने यहाँ के विधायक दीपक मिश्रा शाखा बाबा से हमने किया था। जी, तो वो कह रहे थे कि हम प्रयास करेंगे। बिल्कुल बिल्कुल, विधायक जी लगे हुए हैं बहुत से कामों में। विधायक जी जब से उनका कार्यकाल है, बरहज का डेवलपमेंट दिन प्रतिदिन बढ़ रहा है। और दूसरी चीज जो है
यहाँ पर सबसे बड़ी समस्या गरीबों के लिए विवाह भवन की है जी। यहाँ पर लोग विवाह भवन के नाम पर 70,000 से 1 लाख रुपए तक चार्ज है। और हमारा प्रयास है कि नहीं पर सभी वार्डों में तो प्रमुख वार्डों में, जैसे ग्रामीण जो नया विस्तार हुआ है पचौवा में, मोहाव में, लवरछी में, उजरा मोहाव में एक एक विवाह भवन, गौरा में एक विवाह भवन, जयनगर में एक विवाह भवन, नगर में विवाह भवन की तो बात एक विवाह भवन लेकिन का निर्माण कराना, पेयजल सभी वार्डों में पेयजल के लिए पानी की टंकी की स्थापना, जो नए वार्ड बने हैं वहाँ के किसानों के लिए सिंचाई के लिए ट्यूबवेल की स्थापना जी, और ओपन जिम का निर्माण, पार्कों का निर्माण, सरयू नदी पर जहाँ उचित होगा बाढ़ से बचाने के लिए घाट का निर्माण, और ई रिक्शा जो चालक हमारे गरीब तो बने हुए हैं, घाट बने हुए हैं, लेकिन अभी और घाट की जरूरत है। लेकिन घाट वो नहीं बनेंगे जो पहले बने थे कि घाट के नाम पर जो धांधली हुई कि इधर घाट बने और टूट गए, ऐसे नहीं बनेंगे। अच्छा, और मतलब आप धांधली नहीं करेंगे उसमें, वो तो है ना, यही है। अगर गलत करेंगे तो साहब पकड़े जाएंगे, हमको तो वैसे भी लोग बख्शने वाले नहीं है। अच्छा जी। ई रिक्शा यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा मात्रा में है, और जो गरीब भाई हैं वो दिन भर मजदूरी करते हैं, और बिजली की बचत के लिए हम जगह जगह चार्जिंग पॉइंट भी बनाएंगे ई रिक्शा चालकों के लिए। और महिलाओं के लिए ग्रामीण क्षेत्रों जो नए अभी जुड़े हुए हैं वहाँ पर उनके लिए प्रशिक्षण केंद्र का भी, टेक्निकल प्रशिक्षण केंद्र भी की स्थापना करेंगे। जी, ये मुद्दा तो मतलब आगे आने वाला है अगर आप कार्यकाल में आते हैं, लेकिन आप बता रहे हैं तो मुद्दे में जी ठीक है, जो हमारा प्रमुख मुद्दा है उसको तो मैं आपको डिटेल आने वाला है। लेकिन जो गाँव के जो अभी नए गाँव जुड़े हैं उसमें ऐसे भी हैं गाँव जिसमें कई सरकारी विद्यालय नहीं है, अच्छी सुविधा नहीं है। वो तो मैंने आपको पूर्व में ही कहा कि शिक्षा के क्षेत्र में मुझे काम करना है। अच्छा। और मॉडल विद्यालय जो का निर्माण होगा, और उसमें फुली मतलब कॉन्वेंट मॉडल रहेगा, और आवासीय कॉलोनियों का भी हम डेवलपमेंट करेंगे। बहुत लोगों के पास ज़मीनें नहीं हैं, ज़मीन खरीदने के लिए जब कहीं जाते हैं तो काफ़ी मांगे, फ्लैट का निर्माण हम बहुमंजिली इमारतों के माध्यम से आवासीय कॉलोनी। जी, ये आपके मुद्दे हो गए। आपकी चर्चा मतलब पुराने दिनों में कुछ सालों, बीते सालों में रेलवे से की जाती थी जी, उसमें आपका क्या रोल था? अब चूंकि मैं JRCC का मेंबर हूँ, रेलवे सलाहकार समिति का जी, और उस नाते मेरी नैतिक जिम्मेदारी थी कि बरहर रेलवे को डेवलप करूँ। और बरहर रेलवे काफ़ी उजड़ गया था और बंद होने के कगार पर हो गया था, और मैंने एक बहुत बड़ा उस समय आंदोलन किया था। 2009 में जब कांग्रेस की सरकार थी, मैंने कांग्रेस सरकार का विरोध किया और बरहज रेलखंड को पुनः चालू कराया, बरहजिया ट्रेन को चालू कराया। कांग्रेस की सरकार नहीं चाहती थी कि जो बरहज का रेलवे हाँ जी बिल्कुल बिल्कुल, उसे घाटा दिखा करके बंद किया जा रहा था। लेकिन रेल हित के साथ ही जनहित भी देखा जाता है, हमारे लिए सबसे पहले जनहित है। और इसके बाद वहाँ पर पैसेंजर रिजर्वेशन सिस्टम, आरक्षण केंद्र की स्थापना हुई, प्लेटफार्म बने, कुर्सियाँ लगी, और इसके बाद फिर विद्युतीकरण का काम भी जो है 62 करोड़ रुपया रिलीज करा करके बरहज सलेमपुर रेलखंड का विद्युतीकरण करा करके उसे अस्थायी मैंने कराने का काम किया। और आगे भी मेरा पूरा प्रयास है कि बरहज सलेमपुर रेलखंड का विस्तारीकरण हो और उसे बड़हलगंज वाया दोहरी घाट तक इसे जोड़ दिया जाए। ये मेरा प्रयास है। मैंने रेल मंत्रालय में प्रस्ताव भी दिया है, और जहां तक बरहज से चलने वाली ट्रेन है, बरहजिया ट्रेन को वाराणसी और छपरा तक चलाने का भी मैंने प्रस्ताव दिया है। भविष्य में यह भी कार्य हो जाएंगे। जी, अभी आप बात कर रहे थे बरहज रेलवे स्टेशन की, लेकिन अभी भी वहाँ की स्थिति देखें तो मतलब दयनीय है। टूटे फूटे वहाँ पे जो कुर्सी है, प्लेटफॉर्म है, अभी अच्छा नहीं है, तो उसके बारे में क्या? नहीं, प्लेटफॉर्म का तो निर्माण अभी हुआ है, तुरंत जो हुआ है। और एक और बड़ा मुद्दा था यहाँ के व्यापारियों का कि बरहज को जो है रेक पॉइंट, रेक हैंडलिंग साइट का निर्माण कराया जाए, माल गोदाम की स्थापना कराई जाए। तो कुछ पॉलिसी मैटर था जिससे ये मामला रुका था, लेकिन उसकी शुरुआत हम लोगों ने करा दिया है। और 15 फीट का एक सड़क का प्लेटफार्म जो है पूर्वी ढाले से लेकर के और भांसरा तक बनाने का कार्य जो है मेरे ही प्रस्ताव पर, वही आने वाले समय में वही रेक हैंडलिंग साइट होगा और यहाँ पर रेक भी लगेंगी। ये मेरा पूरा प्रयास है कि बरहज को विकास के पटल पर आगे ले जाया जाए। जी, आपको शुभकामनाएं हैं कि आप ऐसा काम करें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। देखते रहिए इंडिया राइज मीडिया, और ऐसे ही लोगों से हम आपको रूबरू कराएंगे जो बरहज में चर्चित हैं और बरहज के लिए कुछ करना चाहते हैं, या फिर बरहज के लिए एक अच्छे विपक्ष का रोल निभाए हैं, या फिर जैसे भी वो आगे अपने आप को लाना चाहते हैं, तो उनके भी बात आपके बीच रखेंगे। धन्यवाद आप सभी।